बिहार दरोगा बनो सीरीज थर्ड आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 3/9/2023 के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके होंगे। यह ज्ञान बिंदु का जो है प्रैक्टिस सेट है, इसे हम लोग करने वाले हैं। आइए एक एक क्वेश्चन और एक एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग जो है नए आ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जो है उसका आवर्धन कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है क्या? टॉयलेट मैन ऑफ द इंडिया। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1913 में हुआ था। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 यानी 1943 में हुआ था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की। इन्हें 1991 यानी 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आपका टीकाकरण से इसका संबंध हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके तथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी लगाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं पहले। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन यानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप हुआ था। क्वेश्चन 4 है, आप देखिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो री डी जनरियो में जो है आयोजित किया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन री डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तात्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 2026 में फीफा विश्व कप का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में जो है आयोजित किया जाएगा। आइए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस थे। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। विजेता स्पेन, उपविजेता इंग्लैंड। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया। विजेता स्पेन, उपविजेता आपका कोलंबिया। तो देखिए 2023 का क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा जो है करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन बी।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम प्रमस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यह 2 भागों में बांटा गया है। आपका सेरिब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क द्वारा होता है, यानी सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। आपका देखिए डाईएन्सेफलॉन, ये क्या है? ये पढ़ लेते हैं। डाईएन्सेफलॉन क्या है? तो यहाँ पे देखिए डाईएन्सेफलॉन, यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क यह 2 भागों में बांटा गया है। आपका कार्पो रॉक डी जेमिना, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। सेरिब्रल पेंडकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़िए। यह 2 भागों में बांटा गया है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि को नियंत्रित करता है। यह शरीर की संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क स्टेम, इसके 2 भाग होते हैं। पॉन्स बेरोलाई, यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन क्रिया का नियंत्रण करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। लोकसभा का 15% जो है मंत्रिपरिषद का आकार होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91 यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में 10% है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य एक चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी, पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास संगठन द्वारा यानी एडीए द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन 1958 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? आपका कांवर झील जो है बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील यानी गोखुर झील कांवर झील है। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं यानी 39वीं रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यह आपका मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। प्रश्नानुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत में मही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आइए। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है, यह आपका गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ये देख लेते हैं। 13 से पहले इसी में कुछ और है। इनकी सहायक नदियां हैं मासन, बालोर, त्यूर, धनौती आदि। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा या बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। दक्षिण दिशा यानी दाएं किनारे से टोंस, यमुना, कर्मनसा, सोन, पुनपुन, क्यूल आदि। 13 नंबर है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह आपका अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 13 से 12 किलोमीटर है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ओरसंग नोदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। तावा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन 14 है, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिलती है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि द्वारा प्राप्त हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। ठीक है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सूरजउद्दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। क्वेश्चन 15 पढ़ लेते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो अनुच्छेद 324 यानी 324। चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का चुनाव आयोग का उल्लेख है। इसी में पढ़ते हैं ये। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनावी आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। इसी में क्वेश्चन है, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 यानी 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर
1989 यानी 89 को राष्ट्रपति ने दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। यहाँ पे देखिए, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रामादेवी 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? राज्यसभा का द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पे। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2 या 3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कार्य कर सकती है। यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। 67 यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया हो, इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगा। अनुच्छेद 352 56 तथा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में कुछ एक्सप्लेनेशन है। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, राज्यसभा के पास नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता। उसे इस विधेयक को बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी में पढ़ते हैं। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 32 से 14 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 29 से 33 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार।
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबू थी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए। परावैंगनिक किरणें परावैंगनिक किरणें से रक्षा करने वाली परत कौन सी स्ट्रेटोस्फीयर है? स्ट्रेटोस्फीयर परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाले परत है। वायुमंडल की संरचना तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुववृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं या वाष्प तथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझावात, चक्रवात आदि घटित होते हैं। इनमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। क्षोभ मंडल सब तापमंडल से ट्रेपोज द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, क्षोभ मंडल, फिर सब तापमंडल, फिर मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे समताप मंडल के बारे में दिया है। समताप मंडल धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इससे ओजोन परत द्वारा सौरिक पराबैंगनी किरणों विकिरण तरंगों का अवशोषण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। समताप मंडल मध्यमंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्यमंडल आयनमंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग अलग होता है। आयनमंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 6 से 40 किलोमीटर तक माना जाता है। आयनमंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल यह मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी स्तर है। यह आयनमंडल के ऊपर से शुरू होकर के सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। सीता माता का जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। सीता माता की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को नवमी में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीने के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मगध और फाल्गुन है। चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है आपका पक्षाव बादल से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पक्षाव बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा गया है। ऊंच बादल, ठीक है, पक्षाव बादल इसमें पढ़ते हैं। ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल एवं बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इसे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। पक्षाव स्तरीय बादल ये वृहद क्षेत्र में धुंधिया चादर की भांति फैले रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाव मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई देते हैं। पक्षाव कपासी बादल ये सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में यह लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। मध्य बादल उच्च स्तरीय बादल ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले
छोटे अस्त्रों वाले बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इससे विस्तृत क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है। उच्च कपासी बादल, ये सफेद एवं भूरे रंग के पहले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में एक महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड, निम्न बादल 2500 मीटर तक स्तरीय बादल, ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्राय इनका निर्माण होता है। स्तरीय कपासी बादल, ये हल्के भूरे रंग या सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्राय संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। कपासी बादल, इनका आकार गुंबदाकार एवं फूल गोभी की भांति होता है। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। ये प्राय साफ मौसम की सूचना देते हैं। कपासी वर्षा बादल, ये अत्यधिक गहरे काले एवं संघनन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठते हैं। इन बादलों से भारी वर्षा के ओला, तड़ी, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वर्तागरों के सहारे मुख्यतः इन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय बादल, ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले एवं विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वर्तागरों के सहारे उन्हीं बादलों से वर्षा होती है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा नेपच्यून को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। ठीक है, इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन एवं नेरीड है। शुक्र का साझा का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बन कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ 22 नंबर देखिए, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, गति के नियमों का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। आइजैक न्यूटन ने 1887 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो कि निम्न है। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। देख लिए हैं। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर झड़कर गिर जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है,
चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यह प्रथम नियम का जो है उदाहरण है। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पढ़ लीजिए, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति के द्वितीय नियम के बल व्यंजक प्राप्त होता है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण, क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में किस टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है? गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक झील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तृतीय नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट को इसी में देखते हैं। फिर इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारों पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस के पीछे खींचना। 23 नंबर देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होता है। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। यहाँ पे देख लीजिए, यह फॉर्मूला है यानी रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O, सूर्य की प्रकाश और यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6 ग्लूकोज एक का फॉर्मूला है, ये वाटर और ऑक्सीजन जो है कि बनता है। ठीक है, यहाँ पे पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के बारे में, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांगों में पाया जाता है। पौधों की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है, इस कारण पत्तियों को पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। नोट देखिए यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो आपका अपघटक को कहा जाता है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों के साथ साधारण यौगिकों में अपघटित करते हैं। इसी कारण इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः जीवाणु एवं कवक आते हैं। उत्पादक इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव एवं पौधे स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में पादप नामक प्लवक प्रमुख उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकभक्षी कहलाते हैं, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट आदि। द्वितीय उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए
शाकभक्षी प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। तृतीय उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बांस, शेर, बाघ आदि। तो ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। और हम लोग केवल आज 25 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो हमको लंबा नहीं करना है, ताकि आप लोग आसानी से देख लें। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। इस अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायत नाम दिया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 247 से लेकर 243 तक के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, थुंगन समिति 1988, गढ़गिल समिति 1988। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, हालांकि यह पारित न हो सका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 क को जोड़ साथ ही 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा और इस प्रकार अधिनियम में ने नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। निम्नलिखित समितियों के आयोग के संबंध में स्थानीय स्वशासन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1949 से 51 जो है स्थानीय वित्तीय जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? PK वटाल। 1953-54 कारोबार जांच आयोग अध्यक्ष थे जॉन मथाई। 1963-65 नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति नसरुद्दीन अहमद जो है अध्यक्ष। 1963 से 66 ग्रामीण नगरीय संबंध समिति स्थानीय और नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की जांच समिति है AP जैन, रफीक जकारिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 1965 से 68 नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति BS मूर्ति। 1974 नगर प्रशासन में बजटीय सुधार समिति आपका गिरिजापति मुखर्जी। 1982 स्थानीय नगर निकायों तथा नगर निगमों के गठन शक्तियों तथा कानूनों पर गठित अध्ययन दल KN सहाय। 1985 से 88 नागरिकरण कर राष्ट्रीय आयोग CN कोरिया। तो ऐसे देख लीजिए यहाँ पे। उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था, हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और निरस्त हो गया था। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 25 करके 50 और ऐसे करके जो है सारे बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आज यहीं पे इन करते हैं।